हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर भी हमारा पिछले चैप्टर की तरह बहुत इजी है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, यानी इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले वही बेसिक देखते हैं। तो जब आपने फिजिक्स की अपनी बुक पढ़नी स्टार्ट की थी तो उसमें सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा था आपने, आवेश क्यों। क्या पढ़ा था? आवेश क्यों। उन चैप्टरों में यानी पहली दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था, उनमें हमारा आवेश रुका हुआ था। जैसे कि चैप्टर आए थे विद्युत क्षेत्र, विभव, धारिता वाले चैप्टर आए थे, तो उनमें हमारा आवेश क्या था, रुका हुआ था। उसके बाद जब हमने आगे के चैप्टर पढ़े तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने गतिमान आवेश के बारे में पढ़ा। यानी जब हमारा क्या हुआ, आवेश गतिशील हुआ, तो उसमें एक प्रयोग आया था ओर्स्टेड का, जिसमें ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित का मतलब हमारा आवेश क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी हमने क्या पढ़ा था कि गतिशील आवेश के कारण हमने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि यदि हमारा आवेश गतिशील है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र को हमने पिछले लेसन में सीखा था। इसके बारे में हमने बहुत सारी डेरिवेशन की थी, जिसमें किसी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, एम्पियर के परिपथ के नियम की व्याख्या की थी और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन की थी। अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि गतिशील आवेश से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि गतिशील आवेश से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब आगे वैज्ञानिकों के माइंड में क्या आया कि क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से वापस विद्युत धारा बना सकते हैं। यानी मतलब क्या है कि यदि मैं एक चुंबक लेकर आऊं और उसके पास एक कुंडली लेकर आऊं, तो क्या हम पुनः विद्युत धारा बना सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो जब माइंड में ये शब्द आया कि क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से वापस विद्युत धारा बना सकते हैं, तभी इस चैप्टर की उत्पत्ति हुई। यानी क्या हुआ, इसी चैप्टर का जन्म हुआ, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यानी हम इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र से जब हमने धारा बना ली, तो अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे हम कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होती है। वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सभी का बेसिक क्लियर हो गया होगा कि यानी इस चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र किसको उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा को। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो विद्युत धारा थी वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही थी, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न करता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा बनाई जा सकती है, इसके लिए फैराडे ने अपने प्रयोग किए। यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या बनाई जा सकती है, विद्युत धारा बनाई जा सकती है। इसके लिए फैराडे ने अपने कुछ प्रयोग किए, और विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र हमारा किसने किया था, ओर्स्टेड ने अपने प्रयोग में किया था। तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम किससे करेंगे, फैराडे के नियम से। तो फैराडे के नियम में देखिए, तो फैराडे ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक कुंडली ली जिसमें धारा मापी जोड़ दिया, और उसके पास में क्या रख दिया, एक चुंबक रख दिया।
क्या क्या, एक कुंडली ली और क्या कर दिया, उसमें एक धारामापी को जोड़ दिया और उसके पास में एक चुंबक रख दिया। तो जब फैराडे ने चुंबक को कुंडली के पास में रखा तो उसने क्या देखा कि धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं हुआ, यानी I इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। कोई करंट नहीं फ्लो हुआ जब हमने चुंबक को कुंडली के पास में रख दिया। अब फैराडे के माइंड में क्या आया कि चलिए इस चुंबक को क्या करते हैं, कुंडली के पास ले जाते हैं। तो उसने अचानक क्या देखा, जब फैराडे ने चुंबक को कुंडली के पास लेकर आए तो क्या देखा कि धारामापी में एकदम अचानक क्या हो गया, विक्षेप हो गया। यानी पहले हमारी I बराबर 0 था, करंट क्या था 0 था, इस बार करंट इक्वल टू नहीं है किसके, 0 के। तो धारामापी में विक्षेप हो गया। धारामापी हमारा क्या होता है, धारामापी हमारी सुग्राही होती है, धारामापी की सुग्राहिता ज्यादा होती है। धारामापी में दिशा का पता चल जाता है, सुग्राहिता मतलब सेंसिटिव होती है, यानी थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित होने पर हमारी धारामापी में क्या हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ये धारामापी के बारे में भी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फैराडे ने क्या देखा कि जब उसने चुंबक को कुंडली के पास लेकर आए तो कुंडली में लगे धारामापी में अचानक क्या हो गया, विक्षेप हो गया। इसके बाद क्या क्या फैराडे ने, उसने चुंबक को वहीं पे रख दिया, यानी क्या क्या, कुंडली के पास रख दिया। तो जब उसने चुंबक को कुंडली के पास रखा तो फिर क्या देखा, तीसरे प्रयोग में देखिए, जब उसने कुंडली के पास में क्या रख दिया, चुंबक को रख दिया, तो उसने देखा कि धारामापी में विक्षेप होना बंद हो गया। यानी उसके बाद क्या है हमारा, I इक्वल टू 0। जब उसने कुंडली चुंबक को धारामापी के पास रख दिया तो उसके बाद भी हमारी धारा क्या हो गई, 0 हो गई। धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ। अब फैराडे ने क्या देखा कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाए तो धारा प्रवाहित होती है, रखने पर धारा प्रवाहित नहीं होती। उसने फिर क्या देखा कि उसने चुंबक को धारामापी से दूर लेकर गई। क्या क्या, उसने चुंबक को धारामापी से दूर ले गई। जब चुंबक को धारामापी से दूर ले जाते हैं तो उसने क्या देखा, धारामापी में फिर से विक्षेप शुरू हो गया। क्या हो गया, विक्षेप फिर से शुरू हो गया। यानी इस बार भी क्या हुआ, I इक्वल टू नॉट 0 की। लेकिन विक्षेप तो हो गया, लेकिन उसने क्या बात नोट की, उसके बाद में क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने इन चारों प्रयोगों में। उसने देखा कि जब चुंबक को धारामापी के पास लेकर जाते हैं तो धारामापी में जो विक्षेप होता है वो राइट साइड में होता है। कहाँ होता है, राइट साइड की तरफ होता है। और जैसे ही चुंबक को हम धारामापी से दूर लेकर जाते हैं तो विक्षेप हमारा लेफ्ट साइड की ओर होता है। क्या होता है, विक्षेप हमारा लेफ्ट साइड को होता है। अब हम बताएंगे कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्यों हुआ। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि जैसे जैसे हमारा चुंबक कुंडली से दूर जाता है या कुंडली के पास आता है तो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है। और जैसे ही हमारा चुंबक क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, चुंबक को रोक दिया जाता है तो हमारे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। यानी क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती। और दूसरी बात क्या निकल के आई कि जब हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो जो हमारा धारामापी में विक्षेप होता है वो राइट साइड में होता है। और जैसे ही हम चुंबक को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो उसमें जो विक्षेप होता है वो लेफ्ट साइड की ओर होता है। तो ये बात सभी की क्लियर हो गई। पहली बात क्या सीखी हमने कि माइंड में क्या आया था वैज्ञानिकों के कि जब हम विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से वापस विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में फिर फैराडे ने क्या किया, अपने प्रयोग किए। उस प्रयोग में उसने क्या लिया, एक धारामापी लिया, एक कुंडली ली और उस कुंडली में धारामापी को जोड़ दिया और उसके पास में एक चुंबक लेकर आई।
तो फैराडे ने प्रयोग में क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी चुंबक यदि रुकी हुई है तो हमारे धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, और जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो हमारे धारामापी में विक्षेप शुरू हो जाता है। यानी जब तक हमारी चुंबक रुकी हुई है, स्थिर है, तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होता धारामापी में, और पास ले जाने पर यानी जैसे ही चुंबक गतिशील होती है तो उसमें विक्षेप हो जाता है। क्या होता है, यानी जैसे ही कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और दूसरी बात क्या देखी कि यदि चुंबक कुंडली के पास आ रही है तो विक्षेप राइट साइड में होगा, और दूर जा रही है तो विक्षेप लेफ्ट साइड में होगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात क्या है कि पहले विक्षेप लेफ्ट साइड राइट साइड में और दूर जाने पर विक्षेप लेफ्ट साइड में कैसे हुआ। और दूसरी बात है कि चुंबक जब स्थिर थी तो उसमें धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हुआ, और जैसे ही गतिशील हुई तो हमारे धारामापी में क्या हो गया, विक्षेप हो गया। ये बात सभी को पता है कि परिवर्तन के बिना क्या नहीं होता, गति नहीं होती। क्या नहीं होता, परिवर्तन के बिना गति नहीं होती। जब परिवर्तन होगा तो तभी हमारी क्या होगी, गति होगी। क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा होगा ऊष्मा के बारे में कि यदि एक सिरे पर ऊष्मा कम है, कोई छड़ ली जाए, उसका एक सिरा गर्म है दूसरा सिरा ठंडा है, तो क्या होती है, ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चलती है। और कब तक चलती है, जब तक दोनों की ऊष्मा समान नहीं हो जाती। यानी दोनों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि छड़ का एक सिरा गर्म था और एक सिरा ठंडा था, तो क्या हुआ, अंतर आया। तो अंतर आने पर क्या हुआ, उनमें गति हुई। यानी अंतर के बिना क्या नहीं होती, गति नहीं होती। यदि दोनों सिरे हमारे इक्वल ताप पर होते तो क्या उसमें गति होती, ऊष्मा में नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, जब हमारी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति अंतर हुआ तो क्या हुआ, गति हुई। अब अंतर क्या हुआ, यहाँ पर बात समझने की, अब अंतर क्या हुआ उसमें देखिए, हमने पढ़ा था चुंबक से क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती है। क्या निकलती है, बल रेखाएं निकलती है। हमारी चुंबक का ये S ध्रुव है और ये सीधा N ध्रुव है, तो बल रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है, N से निकलकर S में जाती है। तो जैसे ही हमारी चुंबक कुंडली से दूर थी तो क्या देखा उसने, जैसे ही हमारी चुंबक कुंडली से दूर थी तो जो बल रेखाएं निकली, क्या निकली, बल रेखाएं N से S में गई, N से S में गई, ये गई इधर, गई इधर चली गई। कितनी बल रेखाएं गई, 2 बल रेखाएं। सपोज क्या है, कितनी बल रेखाएं गई हमारी, 2 बल रेखाएं गई। तो जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, बल रेखाएं पहले 2 थी, पास लेकर गए थोड़ा, 3 हो गई, 2 से बढ़कर, और पास ले गए तो कितनी हुई, पहले 2 थी, पास लेकर गए 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, डॉट डॉट क्या हो गई, बढ़ती चली गई बल रेखाएं। जैसे जैसे चुंबक हमारी क्या आ रही है, कुंडली के पास आ रही है, बल रेखाओं में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और अभी बताया कि परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, गति होगी। यानी जब बल रेखाओं में अंतर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, गति होगी। इसके बाद जैसे ही हमने चुंबक क्या कर दी, यहाँ पर स्थिर कर दी, हमारी बल रेखाएं क्या होगी, संख्या मान के चलो 10 है तो वो 10 रहेगी। चाहे उसे 1 घंटा रखे रखो, 2 घंटे रखे रखो, कितनी रहेगी ये बल रेखाएं हमारी, 10 रहेगी। उसके बाद चौथे प्रयोग में क्या देखा कि जैसे ही बल चुंबक को हम उठाकर कहाँ लेकर चले गए, दूर की तरफ लेकर गए, तो क्या देखा कि जो बल रेखाएं पहले 5 थी, उधर 5 थी, एकदम से अचानक क्या होने लगी, घटने लगी, 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई। यानी क्या होने लगी, बल रेखाएं हमारी घटती चली गई। तो जब हमारी क्या हुई, जब हम चुंबक को
कुंडली के पास लेकर जा रहे थे तो हमारी बल रेखाओं में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, बढ़ रही थी। 2, 2 के बाद 3, 4, 5, तो क्या हो गया, हमारे धारामापी में विक्षेप हुआ। तो वो विक्षेप कहाँ हुआ, राइट साइड की तरफ हुआ। और जैसे ही धारा क्या हो गई, हमारी घटनी शुरू हो गई, माइनस की ओर चलने लगी हमारी बल रेखाएं। तो क्या हो गया, हमारी धारामापी में जो विक्षेप हुआ वो लेफ्ट साइड की ओर हुआ। तो ये क्या था हमारा, ये फैराडे के प्रयोग थे, जिसमें फैराडे ने क्या किया, अपने निष्कर्ष निकाले। कुछ क्या निष्कर्ष निकाले फैराडे ने, 2 नियम दिए उसने। पहला नियम देखिए, तो ये जो समझाता ये बेसिक था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करेंगे, वो हमने बेसिक पढ़ा। उसी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, अपनी आगे की थ्योरी डेरिवेशन जो भी होगा। तो चैप्टर नंबर 8 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम, बिल्कुल ऐसा ही चुंबकीय फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या था हमारा, फाई बराबर ई ए। तो ई वहां पर ई वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर बी वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, फाई बी इक्वल टू बी ए। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी हमारी क्या हो रहा, पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा। और इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। और वहां पर क्या था हमारा, फाई ई था। इसके बाद है कि यदि हमारी जो बल रेखाओं की संख्या तल से थीटा कोण बना रही है तो क्या होगा, बी ए कोस थीटा। यानी जो हमारा पढ़ा चुकी हूं मैं कि बी डॉट ए है, तो अगर हम इसका फाई बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर क्रॉस होता तो हम क्या करते, बी ए साइन थीटा लिखते। तो उसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बी ए कोस थीटा होगा, न्यूमेरिकल के लिए है। इसका मात्रक वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर है। और वीमा है एम एल की 2t-2 और a की पावर -1। ये हमारी क्या है, वीमा है। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि जैसे ही हमने क्या किया, कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति की, तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन क्या है कि बल रेखाओं में क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो इससे क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हुआ, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि धारा को प्रेरित करता है। जैसे ही क्या हुआ, कुंडली में और चुंबक के बीच गति हुई, उसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो धारा को प्रेरित करता है, जिससे क्या होती है, धारा बहने लगती है। उस धारा को प्रेरित धारा, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये अभी मैंने क्या किया, थ्योरी में समझाया है, एक्सपेरिमेंट में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होगा, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के सिरे के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी देखा था क्या हो रही थी, पहले बल रेखाएं 2, 3, 4 बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि धारा को प्रेरित करता है, तथा यदि परिपथ बंद है तो धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, तथा यह घटना हमारी चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसमें मैंने 2 ही डायग्राम बनाए कि यदि हम चुंबक को कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो धारामापी में विक्षेप राइट साइड होता है, और दूर जाते हैं तो विक्षेप लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद आए हमारे फैराडे के नियम। फैराडे ने 2 नियम दिए जो उसने अपने प्रयोग में किया था, वही उसने क्या किया, नियम में बताया। तो इसमें क्या है, फैराडे का सबसे पहले पहला नियम, क्या नियम है फैराडे का। फैराडे ने 2-3 बात देखी थी। क्या देखा था कि यदि हमारी बल रेखाओं में यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो परिपथ में एक बल उत्पन्न होगा जो धारा को प्रेरित करेगा, बहने के लिए प्रेरित मतलब उसको क्या करेगा, बहने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे धारा बहने लगेगी।
और यह धारा कब तक बहती है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हमने अभी देखा है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो हमारी धारा क्या थी? प्रवाहित हो रही थी। और जैसे ही हमने चुंबक को रोक दिया तो परिवर्तन क्या हो गया? हमारा रुक गया, तो हमारी धारा बहनी क्या हो गई? बंद हो गई। तो यही फैराडे का प्रथम नियम है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें धारा बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बल रेखाओं की संख्या घटती या बढ़ती रही तो हमारी धारा प्रवाहित हुई। उसके बाद क्या हो गई? हमारी धारा रुक गई। तो ये फैराडे ने क्या किया? अपना प्रथम नियम दिया। उसके बाद है फैराडे का दूसरा नियम। इसके बाद फैराडे ने अपना दूसरा नियम दिया और दूसरे नियम में क्या बताया उसने? कि जितनी तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी हमारी बल रेखाएं, हम चुंबक को कुंडली के पास जितनी तेजी से लेकर जाते हैं तो बल रेखाएं क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। यानी क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। ये दूर ले जाते हैं तो तेजी से क्या होगी? घटती है। क्या होगी? तेजी से बढ़ेगी, घटेगी। कैसे? क्योंकि अभी हमने क्या देखा था, एक बार फिर से देखिए। यानी ये चुंबक है हमारी, और जब हम कुंडली के समीप लेकर, यदि हम धीरे से लेकर जाते हैं तो क्या होता है? मान के चलो 2, 3, 4, 5 डिफरेंस आया, बढ़ती गई। और अगर हम तेजी से लेकर जाते क्या होगा? 2, 5, 7, 10, 12 ऐसे बढ़ेगी। तो यानी क्या हो रहा है? बल रेखा में वृद्धि हो रही है। और क्या हो रही है? तेजी से वृद्धि हो रही है। और जब हमारी बल रेखाओं में तेजी से वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? तेजी से वृद्धि होगी। और जैसे ही हम चुंबक को दूर लेकर जाते हैं तो हमारी बल रेखाओं में कमी आती जाती है। और यदि हम तेजी से लेकर जाते हैं, जल्दी लेकर जाते हैं दूर, तो क्या होता है? बल रेखाएं तेजी से घटने लगती है। तो उसका मतलब क्या हुआ? कि या हम पास लेकर आए चुंबक को कुंडली के, या चुंबक को कुंडली से दूर लेकर जाए। यदि तेजी से लेकर जाएंगे या तेजी से पास लेकर आएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन भी क्या होगा? तेजी से होगा। तो यानी जितनी तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? विद्युत वाहक बल लगेगा। क्या बताया फैराडे ने? कि जितनी तेजी से हमारे फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना तेजी से ही विद्युत वाहक बल लगेगा। और जब तेजी से विद्युत वाहक बल लगेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उतनी तेजी से ही क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। तो यानी फैराडे ने क्या बताया? कि विद्युत वाहक बल इस बात पर निर्भर करता है फिर कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या है। क्या है? कि विद्युत वाहक बल इस बात पर निर्भर करेगा कि फ्लक्स में परिवर्तन क्या है। यदि परिवर्तन तेजी से हो रहा है तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा लगेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन धीरे से हो रहा है तो विद्युत वाहक बल भी कम लगेगा। तो विद्युत वाहक बल को हम ई से, स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। तो जो हमारा स्मॉल ई है वो किसके समानुपाती होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। किसके होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो अपने दूसरे नियम में फैराडे ने यही बात कही कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब बात आई ऋणात्मक क्या है? ये ऋणात्मक हमारा लेंज के नियम के कारण आया, जो कि हम अगली वीडियो में कल पढ़ेंगे। लेंज का नियम, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? माइनस चिन्ह के बारे में। तो क्या आया द्वितीय नियम में? क्या बताया? कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अभी बता दिया मैंने कि फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के समानुपाती या बराबर क्यों आई? क्योंकि यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर ज्यादा है तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा होगा। समानुपाती का मतलब क्या है? एक वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, और यदि एक वैल्यू घटेगी तो हमारी दूसरी वैल्यू भी क्या होती है? घटती है। तो यानी जितनी तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतनी तेजी से ही विद्युत वाहक बल लगेगा।
तो विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। इसके बाद कि यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो तब E इज इक्वल टू कितना होगा? -N-d∅B/dt, और इसका मात्रक होता है वोल्ट या वेबर पर सेकंड, क्योंकि अभी हमने चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर पढ़ा और ये समय है, इसका मात्रक क्या हो गया? सेकंड। तो वेबर पर सेकंड बोल सकते हैं या वोल्ट होता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, उसका कंसेप्ट क्लियर किया। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। तो अपनी इस डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर करना, बेसिक क्लियर करना, अपने जो हेडिंग है, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको क्लियर करना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता क्या है। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब? फैराडे के नियम क्या है, क्या उसने प्रयोग किए, तो इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ना अपना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।